ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो टुडे इज डे 9 ऑफ द PT 365 डिस्कशन ऑफ इकोनॉमी, राइट। सो इसमें 9th चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करें, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये वाला जो कीवर्ड है ना, इस बार रट लो। अगर प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया तो एटलीस्ट मेंस में तो डेफिनेटली ही पूछा जाएगा आपसे, बिकॉज G20 का जो मीटिंग हुआ था वहां पे भी इंडिया ने अपना ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वन ऑफ द की पिलर्स, अपने जो G20 का जो समिट था उसका अपना एक की पिलर बनाया था इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इंडिया लॉन्च द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी एंड सोशल इम्पैक्ट फंड ड्यूरिंग द वर्चुअल G20 लीडर समिट। ठीक है, अब पहले ये समिट और रिपोजिटरी क्या है उसको देखने से पहले एक बार DPI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो नाम से ही पता लग रहा है, एक तो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जो कि पब्लिक को बेनिफिट करेगा और डिजिटल डोमेन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इट्स अ शेयर्ड डिजिटल सिस्टम विच is or are secure, interoperable, built upon open standards and specification to deliver an equitable access to public and private services at society level. ठीक है, तो बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। बेसिकली एक डिजिटल सिस्टम है जो कि सिक्योर है, मतलब इसमें आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। इंटरऑपरेबल है इन द सेंस इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अक्रॉस यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया की DPI की बात करें तो हमारा जो इंडिया का जो DPI है उसे हम बोलते हैं, या ये अंडर आता है एक कैटेगरी के विच इज कॉल्ड द इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक सुना है इसके बारे में किसी ने? क्या है इंडिया स्टैक? ठीक है, तो याद रखना दिस इज अ ग्रुप ऑफ एपीआईज। ग्रुप ऑफ एपीआईज, एपीआई यहाँ पे क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिससे एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करती है। तो ये ग्रुप ऑफ एपीआईज है, बिल्ड अपॉन 3 पिलर्स। बिल्ड अपॉन 3 पिलर्स। अब वो 3 पिलर्स क्या है ये अपने को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे आप देखो 3 चीजें हैं। एक तो हो गया आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरा होगा पेमेंट, राइट। एक हो गया आइडेंटिटी, एक हो गया पेमेंट, नेक्स्ट हो गया आपके पास डेटा एक्सचेंज, राइट। अब आपको पता है हमारे पास आइडेंटिटी के लिए इंडिया के अंदर क्या हम लोगों ने चीज बना रखा है, तो यू शुड नो दैट वी हैव क्रिएटेड व्हाट इज नोन एज द आधार सिस्टम, है ना। आधार के थ्रू हम लोग किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। फिर पेमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या बनाया? पेमेंट के लिए हम लोगों ने UPI बनाया है, रुपे कार्ड बनाया है, राइट। तो आप इंटर ऑपरेबल तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो ये पेमेंट के लिए हो गया। और फिर तीसरा डेटा एक्सचेंज है। तो इसके लिए बता सकते हो डेटा एक्सचेंज के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? एनीवन? डिजी लॉकर सुना है? डेटा एक्सचेंज करना है। जैसे आजकल क्या होता है, लेट्स से कोई कंपनी है जिसको आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, उसे आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तब उसे वो डॉक्यूमेंट आपसे फिजिकली लेने की जरूरत नहीं है, वो केवल डिजी लॉकर के थ्रू साइन करके आपका वो जो डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द DPI जिसपे मतलब इंडिया ने ये जो DPI एस्टेब्लिश किया वो इस तरीके से काम करता है। ये 3 फाउंडेशनल पिलर्स है यार, ये ट्राइंगल जो है, दिस इज व्हाट इज नोन एज इंडिया DPI। ठीक है, याद रहेगा। ये 3 लेयर्स हैं, आइडेंटिटी, पेमेंट और डेटा एक्सचेंज। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, सो याद रखना इंडिया स्टैक ग्रुप ऑफ एपीआईज बिल्ड अपॉन दीज 3 पिलर्स या बिल्ड अपॉन दीज 3 फाउंडेशंस। तो उसमें पेमेंट, आइडेंटिटी और डेटा एक्सचेंज है, राइट। फायदा क्या होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का? एक तो अनेबल करता है रिमोट, पेपरलेस एंड प्रेजेंसलेस सर्विस डिलीवरी। तो इससे क्या होगा? ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा इससे, है ना। अब आपको कहीं पे भी किसी दफ्तर में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल जो भी वेरिफिकेशन कराना अपने घर से बिना किसी पेपर का इस्तेमाल करे वो वेरिफिकेशन करा सकते हो। इससे जो सर्विसेज को एक्सेस करने की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, राइट।
तो ये तो लोगों के लिए फायदा हो गया। पब्लिक के लिए क्या है, या गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा है, यहाँ से गवर्नेंस बढ़ेगा। ठीक है, एक आइडिया है, लेस गवर्नमेंट बट मोर गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नमेंट में अब लोग हायर कम करने की जरूरत है, और गवर्नेंस फिर भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ लेवरेजिंग द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो नेशनल स्केल के ऊपर हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। मतलब लेट्स से एक छोटे से एरिया के लिए पहले कुछ प्रोजेक्ट रन किया और उसको फिर नेशनल लेवल के लिए रन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो फायदा है ये कोई भी ले सकता है, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर भी इसका फायदा ले सकता है। जैसे आजकल क्या होता है, आप बैंक में जाते हो, ठीक है, बैंक में पहले क्या होता था, आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे। ठीक है, आप सपोज अपना आधार कार्ड लेके गए, पैन कार्ड लेके गए, लेकिन अब कुछ जरूरत नहीं है, आप सिंपली जाओ और ई-केवाईसी करवा लो। राइट, सो ई-केवाईसी जो है ये अगेन जो आधार है उसके ऊपर बेस्ड एक एपीआई हम लोगों ने डिजाइन किया है, जिसके थ्रू जो बैंक्स है वो बिना एक्चुअली आधार का डेटा एक्सेस करे फिर भी उसे वेरीफाई कर सकता है कि ये जो चीज है ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो मैं लेट्स से आई एम समवन हु वांट्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट, तो जब मैं अपना ई-केवाईसी कराने जाता हूँ तो मेरे को अपना एग्जैक्ट पूरा का पूरा आधार जो है देने की जरूरत नहीं है बैंक को। बैंक बस सिर्फ आधार नंबर के थ्रू चेक कर लेगा, आधार डेटाबेस के थ्रू, कि ये जो नंबर दिया गया ये जेन्युइन है कि नहीं है। और ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज द एपीआई क्रिएटेड विच इज नोन एज द ई-केवाईसी। ठीक है, सो इस तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डिजाइन किया गया है इंडिया में, और इसका फायदा या यूसेज कोई भी कर सकता है, प्राइवेट एंटिटीज भी कर सकती हैं, पब्लिक एंटिटीज भी कर सकती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो करेगा ही क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाया, बट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी दे रहा है कि आप भी इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है, इस रीजन से प्राइवेट सेक्टर भी इसको यूज कर सकता है। क्लियर, तो ये था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं जो G20 समिट के दौरान जो चीजें या डिलीवरेबल्स इंडिया ने दिए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहला हम लोगों ने देखा, एक तो ग्लोबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाया और दूसरा सोशल इंपैक्ट फंड बनाया। राइट, इसके साथ साथ ये जो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी है, दिस वाज वन ऑफ द 3 डीपीआई डिलीवरेबल। 3 चीजें डिलीवर करने की बात करी थी इंडिया ने, या इंडिया का जो G20 समिट हुआ था उसमें। तो उनमें से एक तो यही हो गया कि हम लोग एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाएंगे। इसके अलावा 2 और चीजें थी। पहला, फर्स्ट वन वाज फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डीपीआई, और तीसरा था मोबिलाइजिंग फंड फॉर डीपीआई डेवलपमेंट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, सो ये चीज पता होना चाहिए। एक तो फ्रेमवर्क क्या रहेगा, कैसे डीपीआई और कंट्री के अंदर हम लोग बना सकते हैं, उसका एक फ्रेमवर्क रहेगा। दूसरा, वो डीपीआई बनाने के लिए फाइनेंसिस की जो जरूरत पड़ेगी, स्पेशली इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, क्योंकि जो हाई इनकम कंट्रीज है वो तो खुद बना सकती है डीपीआई, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जिनके पास पैसा नहीं है। तो उन कंट्रीज को पैसा कैसे आएगा, उसके बारे में बेसिकली डिक्लेरेशन में बोला गया था। G20 जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था उसमें बोला गया था कि ये 3 चीजें हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी क्या है। तो रिपोजिटरी से आपको समझ में आ गया, कहीं ना कहीं एक डेटाबेस बनाने की कोशिश हुई है। सो हम एक डेटाबेस बना रहे हैं ऑफ ऑल द डीपीआईज, नॉट जस्ट इंडिया, मतलब वर्ल्ड में अक्रॉस किसी ने भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ऐसा नहीं है कि यूपीआई जैसा सिस्टम सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, ऐसा सिस्टम और कंट्रीज ने कुछ कुछ लेवल पे अपना कुछ सिस्टम बना रखा है। ठीक है, सो अगर ऐसा कोई अच्छा इनोवेटिव सिस्टम किसी और कंट्री ने बना रखा है तो उसका हम एक गुड प्रैक्टिसेस का एक डेटा सेट बनाएंगे। ठीक है, जहां पे वो एक्चुअली डीपीआई जो है और कंट्रीज के अंदर भी एक्स्ट्रापोलेट या उसको यूज करा जा सके। ठीक है, सो डीपीआई एट स्केल, मेच्योरिटी स्केल, उसका सोर्स कोड, उसका गवर्नेंस फ्रेमवर्क, सारा जो डेटा है किसी भी डीपीआई के बारे में वो एक रेपोजिटरी में रहेगा। उस रेपोजिटरी का फायदा जो लो या मिडिल इनकम या और भी कोई कंट्री जो लेना चाहती है वो सब उस रेपोजिटरी से उस डीपीआई को अपने कंट्री के अंदर ला सकते हैं। राइट, और ये मेंटेन कौन करेगा, दिस वुड बी मेंटेन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल इंपैक्ट फंड। तो सोशल इंपैक्ट फंड क्या है, ये गवर्नमेंट लेड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है टू फास्ट ट्रैक डीपीआई इंप्लीमेंटेशन इन द ग्लोबल साउथ। ठीक है, ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग रीजन है या अंडर डेवलप्ड रीजन है वर्ल्ड का, उसके अंदर हम लोग फोकस करेंगे कि वहां पे डीपीआई का इंप्लीमेंटेशन जो है थोड़ा सा फास्टर हो जाए। ठीक है, क्लियर। और अब इसके अंदर बेसिकली जो फंड है उसके लिए भी प्लज लिया गया। सो इंडिया हैज प्लेज एन इनिशियल कमिटमेंट ऑफ $25 मिलियन टू द सोशल इंपैक्ट फंड। और इस फंड के थ्रू जनरली जो
लो या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबल साउथ में आती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो डीपीआईस अपने कंट्री के अंदर ला दे। ठीक है, और आपको भी पता है इंडिया में डीपीआई, ये आधार और ये सब आने के बाद बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजें आ गई, उससे क्या हुआ, करप्शन कम हो गया। ठीक है, कुछ अमाउंट में करप्शन कम हुआ है, ऑल द गोस्ट बेनिफिशियरी और लीकेज अभी भी है, बट स्टिल सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और इस सिस्टम में अगर और सुधार करेंगे तो जो डिलीवरी है सर्विसेज की वो और इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर G20 में जो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड की बात किया था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें कोई एडिशन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ठीक, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, एनएलपी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग अभी पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। सो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, इट्स बेसिकली एक सामान का प्रोडक्शन होना और उसका उसका जो एक्चुअली में जो कंजम्पशन जो रूट है उस तक पहुंचना, उसके बीच में जो जो चीजें इन्वॉल्व होगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टोरेज, उसमें कोई वैल्यू एडिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब लॉजिस्टिक में आता है। ठीक है, तो पॉइंट ए जहां पे वो एक्चुअली मैन्युफैक्चर हुआ है और पॉइंट बी जहां पे उसे कंज्यूम होना है, उसके बीच में जो भी हैंडलिंग वगैरह होगा उस गुड का, दे विल ऑल बी कंसिडर्ड एज लॉजिस्टिक्स। ठीक है, सो इसमें डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट, इसमें डिफरेंट टाइप के स्टोरेज हैंडलिंग सेंटर्स, और इसमें कार्गो सेंटर्स, रेल, रोड, शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज, एयर रूट्स, पाइपलाइन, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, इसमें जो भी चीजें इन्वॉल्व होगी, दीज विल ऑल कम अंडर द परव्यू ऑफ लॉजिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडिया का वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक था 38 इन द ईयर 2023। तो ये यहाँ पे हमारा जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले 7-8 सालों में अगर हम देखें तो, राइट, तो विच इज गुड थिंग। नेक्स्ट, अभी करंटली प्रॉब्लम एक चल क्या रहा है, बिकॉज हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है अभी इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं है, इसलिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारे कंट्री के अंदर, दैट इज अराउंड 13 to 14%, वेर एज इन कंट्रीज लाइक चाइना ये नंबर सिंगल डिजिट में, इट्स अराउंड 6% समथिंग। ठीक है, तो नंबर काफी ज्यादा है इंडिया के अंदर। इसका मतलब लेट्स से अगर हम लोगों ने कोई गुड मैन्युफैक्चर किया है इन्हें 10 रुपीज में, राइट, उसको पहुंचाने के अंदर कम से कम पॉइंट बी पर, राइट, उसके ऊपर कम से कम अराउंड लेट्स से 12 रुपए खर्च हो जाता है, बिकॉज 10% उसके ऊपर लॉजिस्टिक कॉस्ट भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, इसलिए हमारे जो गुड्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, लेस कॉम्पिटेटिव बन जाएंगे। राइट, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, तो उसमें जरूरत है कि लॉजिस्टिक्स के ऊपर जो खर्चा है वो कम हो। राइट, तो जैसे जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूव करेगा तो ये जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट की ये भी कम हो जाएगी, और हमारे गुड्स विल बिकम मच कॉम्पिटेटिव या मच चीपर। ठीक है, अब देखो, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, दिस वाज अनाउंस्ड इन 2022 to promote seamless flow of goods across country and improves Indian goods competitiveness in domestic as well as global market. ठीक है, सो सीमलेस ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और हमारे जो गुड्स हैं वो चीपर होंगे, तब वो कॉम्पीट कर पाएंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। राइट, अब टारगेट क्या थे, पहला रिड्यूस करना है लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया बाय द ईयर 2030। नेक्स्ट, इंप्रूव करना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जो वर्ल्ड बैंक का जो रैंकिंग है इसके अंदर हमें अंडर 25 आना है। राइट, अभी हम लोग 38 है, बट अभी हम चाहते हैं कि हम इसमें अंडर 25 आए बाय द ईयर 2030। अभी जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान डिसाइड किया गया, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, शॉर्ट में इट्स कॉल्ड क्लैप। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक एरियाज है जिसपे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो क्या क्या 8 एक्शनेबल एरियाज है ऑफ द क्लैप। एक तो बनाना इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम, फिर एग्जिम लॉजिस्टिक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो लॉजिस्टिक पार्ट है उस पर ध्यान देना है। स्टैंडर्डाइज करने फिजिकल एसेट और बेंचमार्किंग ऑफ सर्विसेज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सर्विस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क बनाना है। लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है। सेक्टोरल प्लान फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक, स्टेट का एंगेजमेंट, एंड लास्टली फैसिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स। ठीक है, सो ये 8 एक्शनेबल एरियाज है जिन पे फोकस किया जाएगा। अगेन
लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें याद रखने जैसा कोई आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट चीज है, बस इसमें एक चीज याद रखना, एनएलपी के अंदर हम लोगों ने बेसिकली 4 ब्रॉड पिलर्स हैं, यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो 4 पिलर्स ऑफ द एनएलपी, विच इज द फर्स्ट वन इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो यूनिफाइड से आपको समझ में आ गया, लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो भी इकोसिस्टम है वो सारा का सारा हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। तो यूलिप इज अ 3-tier structure to bring all digital services related to transportation sector on a single platform, freeing the exporter from a host of very long and cumbersome process. तो बेसिकली क्या है, आपको कोई भी लेट्स से ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, आप लेट्स से राजस्थान में रह रहे हो और आपको किसी सामान को ट्रांसपोर्ट करना है या इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, तो आपको पता है राजस्थान से तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकते डायरेक्टली, आपको किसी ऐसे स्टेट में आना पड़ेगा जो कि सी से टच हो रहा है, बिकॉज आपका जो सामान है वो ज्यादातर जो है सी से ही ट्रैवल करेगा, राइट। तो आपको कोस्टल स्टेट्स में आना पड़ेगा, जैसे कि गुजरात हो गया या कैलकाटा हो गया या फिर मुंबई वगैरह हो गया, राइट। तो उनके पोर्ट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। सो वहाँ का गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, राजस्थान का भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। फिर कोई एक्सपोर्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, या गवर्नमेंट से अगर कोई बेनिफिट ले रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से तो वो भी इन्वॉल्व होगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, राइट। सो ये हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके आपको अलग अलग जो परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वैसा नहीं है, आपको यूलिप के अंडर एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सभी की जो सर्विसेज हैं ये एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें 3-tier स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इसमें 3 लेयर्स हैं। एक है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, जहां पे आप एक्सेस करोगे सब चीजों को अपना प्लेटफॉर्म वगैरह। फिर गवर्नेंस लेयर, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में बैक एंड में कैसी चीजें वर्क करती है। एंड लास्टली प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो ये 3 लेयर है, इसलिए इसे 3-tier स्ट्रक्चर बोला गया। तो ये पता होना चाहिए यूलिप क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पिलर है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, आईडीएस। तो आईडीएस बेसिकली यही बोल रहा है कि जो 30 डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारे पास करंटली और द 7 डिपार्टमेंट्स, अब उसमें रोड का डिपार्टमेंट आ गया, उसमें रेलवे का डिपार्टमेंट आ गया, उसमें कस्टम्स आ गया, उसमें एविएशन आ गया, उसमें कॉमर्स आ गया, और भी जो है उसमें डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, राइट। किसी का कस्टम्स रिलेटेड है कि कस्टम्स से अगर आपको कोई सामान निकलवाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया, बेसिकली यूलिप की ही बात है, बट जो सारे डिजिटल सिस्टम पहले सेपरेट थे अब यूनिफाइड हो गए। नेक्स्ट देखो ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, ई लॉग्स इसको शॉर्टली बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए क्या है ई लॉग्स। सो ई लॉग्स इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्री एसोसिएशन टू टेक अप एनी ऑपरेशनल एंड परफॉर्मेंस इश्यू विद गवर्नमेंट डायरेक्टली, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कॉर्पोरेट्स को अगर कोई दिक्कत होती थी तो उन्हें लॉबिंग करनी पड़ती थी, नेताओं के पास जाना पड़ता था, उनको समझाना पड़ता था कि भैया ये कर दो तो हमारे ये बेनिफिट हो जाएगा, और उसमें फिर वो रिश्वत वगैरह भी मांगते थे, वो सब चीजें अलग हो गई। तो अब उस चीज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी अपना इश्यू है वो डायरेक्टली आके रख सकते हो, यहाँ पे आपको अलग से कोई लॉबिंग नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली आओ अपना जो भी इश्यू है वो हमारे मिनिस्टर्स के साथ या हमारे जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है उसके साथ रखो, ताकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपको हेल्प कर सके उस इश्यू को रिजॉल्व करने में। दैट इज ई लॉग्स। नेक्स्ट इज सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप, सो इट विल मॉनिटर ऑल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स रेगुलरली थ्रू अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज कंसर्न, ठीक है। तो जितने भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है लॉजिस्टिक सेक्टर में, सभी के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा ताकि जो भी कोई इश्यू है उसे रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है, डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्लियर। तो ये 4 पिलर्स थे एनएलपी के, और इसमें यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पता होना चाहिए और ई लॉग्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लो करंटली प्रोग्रेस क्या हुआ है, ये तो जब आया था एनएलपी उसके पिलर्स बता दिए गए थे कि ये पिलर्स होंगे, बट अब अचीवमेंट देखो, अब तक 614 इंडस्ट्री प्लेयर्स हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो काफी सारे जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो प्राइवेट प्लेयर्स थे या इंडस्ट्रियल प्लेयर्स थे वो आकर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया ऑन द यूलिप प्लेटफॉर्म, राइट। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स ने भी अपना जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो डिजाइन किया है, बहुत सारे जो ग्रीवेंसेस हैं वो रिजॉल्व किए गए हैं थ्रू द ई लॉग्स पोर्टल। क्लियर। इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन किसी को? अच्छा ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ पे। टारगेट है लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% ऑफ जीए, मतलब चेक कर लेना, मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट,
ठीक है, तो ये याद रख लेना, लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% लाना है अंडर दिस पॉलिसी, और बाकी टॉप 25 कंट्रीज के अंडर आना है इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट देखो लीड्स रिपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दे हैव अनवेल्ड लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये शॉर्ट में जो है इसको ही हम लीड्स रिपोर्ट बोलते हैं। तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है जो कि ये लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट नाम का रिपोर्ट लाता है। दिस रिपोर्ट हैज बीन बिल्ड ऑन द लाइंस ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स था उसी के लाइंस पे हम लोग लाए हैं, जिस रिपोर्ट में आपको पता है इंडिया की रैंकिंग 38 थी इन द ईयर 2023। अब ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये रैंक करता है कंट्रीज को ऑन 6 डिमेंशंस। वो 6 डिमेंशन क्या है? कस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग, सॉरी ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग एंड टाइमलीनेस। ठीक है, तो ये 6 के 6 डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने कई बार रिपोर्ट्स के डायरेक्टली आपसे वही पूछ लेता है कि रिपोर्ट्स के बेसिकली पैरामीटर्स क्या हैं। तो जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके ये 6 पैरामीटर्स है। अब बात करते हैं लीड्स रिपोर्ट की जो इंडिया का खुद का है। इट रैंक स्टेट्स एंड यूटी ऑन द एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। अब इसमें जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस नापने के जो तरीके हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 ब्रॉड क्राइटेरिया है, एक तो है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और दूसरा है परसेप्शन असेसमेंट। तो ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपने इतना इतना काम किया तो उसके हिसाब से आपको इतने नंबर मिल जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे पहला है जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है कि क्या जो स्टेट है या जो यूटी है उन्होंने अपनी एक लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट पॉलिसी या इकोसिस्टम तैयार कर रखे है कि नहीं कर रखा। पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट, अनेबलर्स ऑफ लॉजिस्टिक, मतलब कितना उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, उसके हिसाब से 2 पैरामीटर्स पे नंबर दिए जाएंगे। दूसरा है परसेप्शन असेसमेंट। परसेप्शन मतलब लोगों को या जो इंडस्ट्री जो प्लेयर्स है उनको कैसी फीलिंग आती है उस स्टेट के लॉजिस्टिक को देख के। ठीक है, तो यहाँ पे परसेप्शन है, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे जो लगेगा इंडस्ट्री प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को, उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, सॉरी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एक पैरामीटर, दूसरा है लॉजिस्टिक सर्विस और तीसरा है ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, राइट। सो ये 2 ब्रॉड पिलर्स हो गए, उसके अंदर फिर हम लोगों ने सब पिलर्स देखे जिसके हिसाब से ये जो लीड्स रिपोर्ट है इसको बनाया जाता है। ठीक है, बाकी ये जो रिपोर्ट की फाइंडिंग आई डोंट थिंक कोई काम की है। बाकी देखना है तो आप ये याद रख सकते हो, 21 states and 2 UTs have notified their state logistic policy, but again पेपर में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी कम है, क्योंकि बाय द टाइम जब तक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पता किसी और स्टेट ने अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसी और बना ली हो, राइट। तो इस सेंस में आई डोंट थिंक इसका ज्यादा कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव या क्लियर बनता है कोई क्वेश्चन इस पार्ट से। ठीक है, बस इतना बताना चाहिए लीड्स रिपोर्ट कौन निकालता है और उसके क्या पैरामीटर्स हैं। क्लियर? ऑलराइट, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो पीएम गति शक्ति। तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो इससे मेंस वगैरह में तो सवाल पूछा ही गया है, बट प्रीलिम्स में भी ऐसा कोई कंक्रीट सवाल बना नहीं है। ठीक है, सो देखते हैं आगे बनता है तो। बट अगेन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज लॉजिस्टिक्स को या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको स्पीड अप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पीएम गति शक्ति लॉन्च किया। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पे है? लॉजिस्टिक्स के ऊपर है। ठीक है, कंट्री का जो लॉजिस्टिक्स है वो इंप्रूव हो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बेसिकली एक पीएम गतिशक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ठीक है, सो अब इसको 2 साल पूरे हो गए हैं, अक्टूबर 2021 में चालू किया गया था टू फैसिलिटेट लास्ट माइल डिलीवरी एंड डिक्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट। क्लियर? अब इसमें एक चीज पता होना चाहिए, इसमें एक इंस्टीट्यूशन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करें विच इज कॉल्ड बिसैग एन। बिसैग मतलब भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है इसने एक टूल तैयार किया है विच इज कॉल्ड द डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल। अब ये टूल के थ्रू क्या है, सपोज आप हरियाणा में कोई लेट्स से हाईवे बन रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ट्रैक करना चाहती है उसको कि ये हाईवे जो है किस लेवल तक बन चुका है, तो उसको रियल टाइम में चेक करने के लिए उसके जो भी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम लोग एक मैप क्रिएट कर लेंगे जिसके थ्रू हमें पता लगता रहेगा ग्राउंड पे क्या प्रोग्रेस है। अब पहले क्या होता था, लेट्स से कोई ब्रिज बनाने का
टेंडर हो गया, वहां पे लोग कितना काम करें, फिजिकली जाके देखना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब हम एक डायनेमिक सिस्टम बना लिया, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके थ्रू हमें डायरेक्टली कोई भी ऑफिशियल है, कोई भी मिनिस्टर, उसको अपने डेस्कटॉप पे बैठे बैठे पता लग जाएगा, उसे अपने लैपटॉप पे या फोन पे ही पता लग जाएगा कि कितना प्रोग्रेस हो चुका है, बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल डेवलप बाय भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है, डिजिटल टूल के बारे में और किसने बनाया है। नेक्स्ट गति शक्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गति शक्ति के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पीएम गति शक्ति है, दैट इज द नेशनल मास्टर प्लान इज एम टू प्रोवाइड मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू कनेक्ट वेरियस इकोनॉमिक जोन्स ऑफ इंडिया। तो मल्टी मॉडल का क्या मतलब है, यानी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, यू आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप लेट्स से अगर आपको ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करना है तो आपको रेलवे भी इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, आपको रोड भी इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको पोर्ट्स भी इंप्रूव करने पड़ेंगे, आपको एयरपोर्ट्स भी इंप्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। सो इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपके डिफरेंट मतलब एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, राइट। सो इनफैक्ट यहाँ पे गति शक्ति के थ्रू हम लोगों ने एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया है विच विल ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज एंड रोडवेज टुगेदर। नेक्स्ट इसके अंदर 7 ड्राइवर्स ऑफ इंजन होंगे, मतलब 7 चीजें हैं जिस पे फोकस किया जाएगा। पहला है रोड्स, फिर रेलवेज, फिर एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट्स, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन 7 चीजों पे फोकस किया जाएगा, ये सारी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही है। और ये जो पहले एनआईपी के अंडर थी, अब ये एनआईपी से या गति शक्ति के अंडर आ गई है। पहले एनआईपी के अंडर फोकस कर रहे थे, बट अब गति शक्ति के थ्रू इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो याद रखना 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ काम कर रही है और ये सारी 16 मिनिस्ट्रीज कहीं ना कहीं इन सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब मिलकर काम करेंगी ताकि ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है इंडिया के अंदर इंप्रूव हो जाए, क्लियर। अब इसके 6 पिलर्स हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो पिलर्स हैं दे आर मोर लाइक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसमें कोई आपको कॉन्क्रीट कोई फैक्ट नहीं मिलेगा। आप अगर ये पिलर्स याद रखना चाहो तो एक सैड कॉप के निमोनिक से याद रख सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब सभी मिनिस्ट्रीज कवर हो जाएंगी। प्रायोरिटाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है उसको पहले फोकस करना है। ऑप्टिमाइजेशन है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को ऑप्टिमाइज करो, सिंक्रोनाइज करो, एनालाइज करो और डायनामिक रखो, ठीक है, ताकि कोई भी जो इश्यू आता है एक मिनिस्ट्री में वो बाकी मिनिस्ट्रीज को या ओवरऑल लॉजिस्टिक सेक्टर को ना इम्पैक्ट करे, राइट। तो इस तरीके से सैडकॉप का जो फिलॉसफी है इसको इस्तेमाल करते हुए अपना जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो इतने पार्ट में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी को गति शक्ति में, या कुछ एडिशन करना है तो बताइए, ठीक है। कुछ टारगेट्स हैं जो पता होने चाहिए इसके अंदर। तो पीएम गति शक्ति के अंदर ये टारगेट्स हैं विच हैव टू बी अचीव बाय 24-25। पहला 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 2 डिफेंस कॉरिडोर्स जो है उसको कनेक्ट करना है। अब आपको पता होना चाहिए 2 डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बन रहे हैं, एक तो बन रहा है तमिलनाडु में, दूसरा बन रहा है उत्तर प्रदेश में। एंड अराउंड 38 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। थर्ड 109 फार्मा क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है या जो पोर्ट्स हैं उनकी जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है इसको बढ़ाकर करना है 1759 मिलियन टन्स, राइट, पर एनम। उसके अलावा 200 एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स और वाटर एयरड्रोम्स इंक्लूड करने। इसके साथ साथ 4G कनेक्टिविटी देनी है ऑल विलेजेस को। तो एक ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है, जनरली हम जब लॉजिस्टिक्स सोचते हैं तो हम ये मोबाइल कनेक्टिविटी के बारे में नहीं प्लान करेंगे, तो ये भी है। इसके अलावा एडिंग 17,000 किलोमीटर्स ऑफ गैस पाइपलाइन नेटवर्क, जो कि हम लोग गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करने वाले हैं, क्लियर। सो ये भी कुछ डिलीवरेबल्स हैं जो कि पीएम गति शक्ति के अंदर डिसाइडेड है, राइट। सो ये रफ आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें भी प्लान्ड है इसके अंदर, क्लियर। इतने पार्ट में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कूल है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये याद रख लेना। अब आगे चलें, गति शक्ति इनिशिएटिव के बाद नेक्स्ट देखो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राइट। सो अभी जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है हैज बीन completed fully in October 2020,
2023। ठीक है, सो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो एक तो आइडिया होना चाहिए कि कितने फ्रेट कॉरिडोर हम लोगों ने बना रखे हैं, राइट। सो दो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, जिसमें से ईस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है ये कंप्लीट हो गया। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम साहनेवाल, ठीक है, टू धनकुनी, ठीक है, साहनेवाल या लुधियाना इन द पंजाब, और फिर वहां से धनकुनी और वेस्ट बंगाल में इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर दिखेगा आपको, देख सकते हो लुधियाना या साहनेवाल, और फिर यहाँ से धनकुनी जो है, दिस इज द वेस्टर्न, सॉरी, द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और इसको फंड कौन कर रहा है? इसको फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सो हमें बेसिकली इसमें फॉरेन फंडिंग मिली हुई है, तो वो एज ए लोन हमें मिला हुआ है, सॉफ्ट लोन। तो ये बन जाएगा तो फिर उससे जो भी इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा वो धीरे धीरे गवर्नमेंट करती रहेगी। तो याद रखना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैज बीन कंप्लीटेड। और कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? लुधियाना या साहनेवाल इन पंजाब टू धनकुनी इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी है, इसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली इनिशियली दादरी से कनेक्ट करना था इसे अप टू मुंबई का जो जेएनपीटी पोर्ट है वहां तक। ठीक है, सो याद रख लेना, इसमें आपको जो मिशन है दैट इज अप टू दादरी टू जेएनपीटी विच इज इन मुंबई। और इसको कौन फंड करे? तो इसको फंड करे जीका। ठीक है, जी का मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, तो वो वहां पे फंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये तो दो मेन फ्रेट कॉरिडोर हो गए। इसके अलावा नए नए फ्रेट कॉरिडोर और बन रहे हैं, जैसे हम लोग ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये कनेक्ट किसको कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है खड़गपुर को टू विजयवाड़ा। खड़गपुर कहाँ है? दिस इज इन वेस्ट बंगाल, विजयवाड़ा इज इन एपी। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है उसमें कनेक्शन करेगा ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ये पता होना चाहिए। फिर हम ईस्ट वेस्ट एक सब कॉरिडोर बना रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको दो पार्ट्स में हम लोग बनाएंगे। सो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से पालगढ़। पालगढ़ कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में है, राइट। पालगढ़ से धनकुनी बना रहे हैं, राइट। तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पड़ेगा, जो कि पालगढ़ मतलब महाराष्ट्र से धनकुनी जो कि वेस्ट बंगाल में, उसको कनेक्ट करेगा। एंड देन हम एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बना रहे हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा? ये कनेक्ट करेगा, इनिशियली इट वाज डिजाइन के विजयवाड़ा से इटारसी ये कनेक्ट करेगा, लेकिन बाद में इटारसी से आगे तीर्थला जो है, इन आई थिंक तीर्थला शायद हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तो हरियाणा में है, वहां से विजयवाड़ा, तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ये नाम क्या है, फ्रेट कॉरिडोर क्यों बोल रहे हैं? तो फ्रेट कॉरिडोर हम बेसिकली एक रेलवे कॉरिडोर बना रहे हैं, जो कि स्पेसिफिकली फ्रेट जो मूवमेंट है, फ्रेट मतलब जो मालगाड़ी होती है उसके मूवमेंट के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो हमारी रेलवे बेसिकली दो वर्टिकल्स में लार्जली ऑपरेट करती है। एक हो गया पैसेंजर ट्रेन और दूसरा हो गया फ्रेट ट्रेन, जिसमें जो कार्गो गुड्स होते हैं उनको कैरी किया जाता है। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है, दोनों सेम ट्रैक का इस्तेमाल करती हैं, तो दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम के लिए, स्पेस के लिए, ट्रैक्स के लिए कन्फ्लिक्ट होना पड़ता है, जिसके कारण पैसेंजर ट्रेन जो है वो भी लेट होती हैं और फ्रेट ट्रेन दोनों लेट होती हैं, राइट। सो अब हम एक अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, जहां पे केवल मालगाड़ी जो होगी वही ट्रैवल करेगी। इससे क्या होगा? इससे जो मूवमेंट है गुड्स का, कमोडिटीज का, दैट कुड हैपन ऑन अ हाई स्पीड एंड विद अ हाई कैपेसिटी। ठीक है, इससे डीकंजेस्ट हो जाएगा हमारा रेलवे नेटवर्क, क्योंकि अब फ्रेट ट्रैफिक अलग होगा और रेलवे या जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो अलग रहेगा, राइट। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पीएसयू बनाया है, जो कि पूरा का पूरा ये जो फ्रेट कॉरिडोर है इसको मैनेज करेगा। तो इसके लिए कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, इट इज कॉल्ड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL। ये एक पीएसयू है विच इज होली ओन्ड एंटरप्राइज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर है पूरा, और सेटअप इन 2006। क्लियर? सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें कोई एडिशन करना किसी को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। अगेन न्यू में है, बहुत सारे प्रीलिम्स वगैरह क्वेश्चंस के अंदर
मैंने देखा है कि इसके ऊपर अराउंड क्वेश्चंस बने हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट है क्या। सो RRTS ये बेसिकली एक हाई स्पीड डेडिकेटेड हाई कैपेसिटी रेलवे जो है सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन द दिल्ली NCR रीजन। अब दिल्ली NCR रीजन की हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए NCR मतलब दिल्ली, इसके साथ साथ यहाँ पे राजस्थान आ जाता है, इसके साथ साथ यूपी आ जाता है प्लस हरियाणा। ठीक है, जब हम दिल्ली NCR बोलते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज रीजन्स, नॉट जस्ट द कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। क्लियर। सो ये सारे रीजन्स के अंदर ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इसको डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेन चलेगी जिसकी स्पीड अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर इजीली होगी विद अ मैक्स स्पीड ऑफ अप टू 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यहाँ पे एक लॉन्गर डिस्टेंस का ट्रैवल टाइम होगा विद फ्यूअर स्टॉप्स एट हायर स्पीड। क्लियर, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश हो रही है और अभी रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि हम लोगों ने नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन, तो एक ट्रेन डिजाइन करिए स्पेसिफिकली टू रन ऑन दिस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, इसको इस पे रन करने के लिए हम लोगों ने ये एक नई ट्रेन लॉन्च करी है। फिर अब ये जो RRTS जो सिस्टम है रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक कंपनी बनाई है विच इज कॉल्ड NCRTC, विच इज नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो ये जो कंपनी है ये एक जॉइंट वेंचर है, मतलब बहुत सारी कंपनियां एक साथ या स्टेक होल्डर्स आए हैं इसको बनाने के लिए। तो इसमें एक स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। तो अब आपको क्लियर है क्यों ये बाकी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज दिल्ली NCR के रीजन में ये भी आते हैं। राइट, अब ये जो कंपनी है इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको मैनेज करेगा एडमिनिस्ट्रेटिवली। राइट, बाकी इसकी जो कंपोजिशन वगैरह है वो कोई काम की नहीं है हमारे लिए, बस इतना पता होना चाहिए RRTS क्या है और NCRTC का क्या काम है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वो आता है। ठीक है, दिस इज ऑल यू नीड टू नो। अभी जो है रिसेंटली दिल्ली मेरठ का जो रूट है उसके ऊपर ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इसको डिप्लॉय कर दिया गया। ठीक है, मतलब कुछ जो स्टेशन है वो ऑपरेशनल किए गए हैं। क्लियर, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो कोची वाटर मेट्रो, बट आई डोंट थिंक ये कोई काम का है, इसको स्किप कर दो, बिना मतलब पेज भरने के लिए लिखा हुआ है। सो आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट देखो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। सो अभी बहुत सारे वन नेशन वन टैक्स हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड, राइट। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हम सुन रहे हैं, तो इसी स्टेप में एक बोल सकते हैं एक नया एडिशन है, दैट वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी। यानी अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, लेट्स से दिल्ली में आप आते हो, तो आप एक मेट्रो कार्ड से डिफरेंट जो मेट्रोज है उसमें ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, आप एयरपोर्ट मेट्रो में भी ट्रैवल कर सकते हो, आप नॉर्मल जो मेट्रोज है उनमें भी ट्रैवल कर सकते हो। राइट, सो कहीं ना कहीं वो एक वन कार्ड वाला जो आइडिया है उसको और फर्दर एक्स्ट्रापोलेट करके हम बसेस में या और कोई भी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें यूज कर पाए, ऐसा एक हमें कार्ड बनाने की कोशिश कर रहा है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी SBI ने लॉन्च किया अपना एक NCMC रुपे प्रीपेड कार्ड। ठीक है, तो दिस वुड बी अ प्रीपेड कार्ड, मतलब आपको पहले पैसे जमा कराने पड़ेंगे तभी आप यूज कर पाओगे, और रुपे कार्ड है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें पता होनी चाहिए। अब इस एक सिंगल कार्ड के थ्रू आप कोई भी टोल हो गया या कोई भी सबअर्बन रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, बस हो गया या कोई पार्किंग हो गया, सब जगह पे आप उस कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। राइट, सो ये पता होना चाहिए दिस वुड बी अ चिप बेस्ड कार्ड। चिप मतलब इसमें एक माइक्रोचिप लगा होगा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस, और ये इशू कौन करेगा, तो दिस वुड बी इशूड बाय द बैंक्स। ठीक है, ऑन डेबिट क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस रहेगी, आप डेबिट भी बना सकते हो, मतलब डायरेक्ट अपने अकाउंट से पैसा कटवा सकते हो, क्रेडिट पे भी कर सकते हो, या प्रीपेड भी कर सकते हो, जैसा अभी SBI ने जो लॉन्च किया है दैट इज अ प्रीपेड कार्ड। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और प्रीपेड भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो NCMC कार्ड बनेगा दिस वुड बी अ ड्यूअल इंटरफेस इन द सेंस कि ये कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और कॉन्टैक्ट लेस भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। राइट, आपने देखा ही होगा ना आजकल NFC आता है, NFC एनेबल्ड कार्ड्स आते हैं, तो बस सिंपली टैप करने से वो कार्ड से पेमेंट हो जाती है। क्लियर, तो ये चीज पता होनी चाहिए, तो दोनों चीजें इसमें अवेलेबल रहेंगी।
नेक्स्ट इसको मैनेज कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको मैनेज करेगा इन एसोसिएशन विद एनपीसीआई, ठीक है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने यूपीआई रुपे कार्ड ये सब डिजाइन किया, वो भी रहेगा। इसके अलावा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी साथ में मिलकर काम करेगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है। अब इन तीनों के रोल क्या क्या है वो थोड़ा सा उस पर और डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, ये जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका काम है पेमेंट्स रिलेटेड एस्पेक्ट को देखना। तो ये बेसिकली जो कार्ड की टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू पेमेंट हो पाएगा, उसको डिजाइन करने में हेल्प करेगा। और इसके थ्रू बाकी जो कार्ड कंपनीज है, जैसे रुपे हो गया, वीजा हो गया, मास्टर, ये उसके हिसाब से अपना एक एनसीएमसी कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो एनपीसीआई का काम बस केवल टेक्नोलॉजी बनाना है, उसको यूज करने का काम जो वो प्राइवेट एंटिटीज करेंगी। नेक्स्ट है स्वीकार। तो स्वीकार क्या है, स्वचालित क्रिया ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा कि आप मेट्रो के ऊपर जाते हो, ठीक है, मेट्रो का जो गेट लगा रहता है, राइट, ऐसे गेट होता है, और यहाँ पे आपको अपना जो टोकन है या जो कार्ड है वो प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेस करते हो और उससे ये गेट जो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है जहाँ पे आप जैसे ही कार्ड टैप करते हो, आपके अकाउंट को एक्सेस किया जाता है, उस कार्ड से जो लिंक्ड अकाउंट है उसको एक्सेस किया जाता है और उसमें से पैसा काटा जाता है, राइट। सो ये जो तरीका है, दिस वुड बी कमिंग अंडर दिस स्वीकार सिस्टम, जो कि सीडैक ने डेवलप किया है, ठीक है। तो ये जो पेमेंट कटेगा आपके अकाउंट से जैसे आप वो टैप करोगे उस कार्ड को, तो ये स्वीकार सिस्टम है। और किसने डिजाइन किया, सीडैक ने डिजाइन किया। अब ये जो गेट खुलना है, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, आपको कुछ ऐसा कुछ गेटिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, जो कि कार्ड से जैसे ही पैसा मिलता है उसके बाद वो ओपन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए एक स्वचालित गेट बनाया जिसको शॉर्ट में स्वागत बोलते हैं। और इसको कौन बना रहा है, इसको बना रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, विच इज अ गवर्नमेंट पीएसयू, ठीक है। सो ये तीनों एंटिटीज पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द एनसीएमसी कार्ड, कि उसकी टेक्नोलॉजी कौन डिजाइन करा है, वो एनपीसीआई डिजाइन करा है। उसके बाद स्वीकार जो है वो बेसिकली उसमें से फेयर कलेक्शन का एक सिस्टम है जो कि सीडैक ने डिजाइन किया है। और फिर नेक्स्ट है स्वागत, जो कि एक स्वचालित गेट है, मतलब ऑटोमेटिक गेट है, जिसे आपके अकाउंट में से पैसा कटेगा वो गेट खुल जाएगा, और वो डिजाइन किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। अब आपको पता है ये जो कार्ड है ये वर्क करता है एनएफसी टेक्नोलॉजी पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एनएफसी टेक्नोलॉजी की रेंज कंपेयर टू ब्लूटूथ ज्यादा होती है कम होती है, क्या होगा? कम कम। होती है। तो कम होगी, तो आपको पता होना चाहिए ब्लूटूथ की रेंज ज्यादा है, एनएफसी की रेंज कम है, ठीक है। तो सिंपली ब्लूटूथ में आप ना 1 या 2 मीटर तक का डिस्टेंस रख सकते हो, वहां तक कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन एनएफसी के अंदर यू हैव टू बी इन द रेंज ऑफ लाइक 1 इंच, ठीक है। 1 इंच के आसपास होगा तभी आपका जो है कम्युनिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीजें एडिशनल डिटेल्स पता होनी चाहिए। बाकी साइंस एंड टेक में भी ये वायरलेस टेक्नोलॉजी कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो इतने पार्ट में कोई एडिशन कुछ डाउट वगैरह है किसी को? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। सो अभी इंडिया ने लॉन्च किया है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 ड्यूरिंग द 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। कहाँ पे हुआ था? मुंबई के अंदर ये समिट हुआ था, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। दिस वाज द 3rd समिट और उसमें हम लोगों ने मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया। अब ये प्रिपेयर किसने किया ये विजन? तो बेसिक सा आप दिमाग लगा सकते हो कि मैरीटाइम की बात हो रही है, तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, तो वही शायद इसे लॉन्च करेगा, राइट। तो उसने इसे लॉन्च किया है और ये 2047 तक इंडिया का कैसा विजन रहेगा अपने मैरीटाइम डोमेन को लेके, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। सो आगे देखो इसमें, सो द मैरीटाइम अमृत विजन काल विजन 2047 बेसिकली डिस्कसेस अबाउट 11 थीम्स। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है दैट इज सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर। सो इट एम्स एट मेकिंग ऑल द 14 मेजर पोर्ट्स कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल आपको पता है जितना कार्बन छोड़ रहे हैं उतना ही कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो उनका जो नेट कार्बन है वो 0 हो जाना चाहिए। दे शुड एम्ब्रेस ग्रीन फ्यूल। ग्रीन फ्यूल क्या होते हैं? जैसे ऐसा फ्यूल जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन अमोनिया हो गया, राइट। ये सब चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, इनलैंड
वेसल ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा ताकि ऐसे वाटर वेसल बनाए जा सके जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, राइट। इसके अलावा 3 पोर्ट सेटअप किए जाएंगे फॉर ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स। तो ग्रीन हाइड्रोजन के हम लोग बंकर्स बना रहे हैं, मतलब जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन आप स्टोर कर सकते हो। तो आपको वो जगह के नाम पता होना चाहिए कहाँ कहाँ बनेंगे। फर्स्ट इज पैरादीप पोर्ट, कहाँ पे है, उड़ीसा में। सेकेंड है दीनदयाल पोर्ट, गुजरात। और थर्ड है वीओ चिदम्बरम पोर्ट विच इज इन तमिलनाडु। तो ये 3 पोर्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग ये ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स डिजाइन करने वाले हैं। क्लियर। इसके अलावा जो शिप बिल्डिंग, रिपेयर, रिसाइकलिंग है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा कि उसको भी मॉडर्नाइज करे ताकि वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली बने। नेक्स्ट, क्वाड्रपल करना है हमारा पोर्ट का कैपेसिटी टू रीच 10,000 मिलियन टन पोर्ट कैपेसिटी विद 100% पीपीपी मॉडल एट मेजर पोर्ट्स। यानी जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं सब के अंदर पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल करें, राइट। अभी गवर्नमेंट ये चीज चालू भी कर दी है, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह हैं तो उनको पीपीपी मॉडल के ऊपर चला रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी आके उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। सिमिलरली हम लोग डेवलप करेंगे 25 क्रूज टर्मिनल्स। क्रूज जो बेसिकली टूरिज्म एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वैसे हम क्रूज टर्मिनल भी इंडिया में लॉन्च करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एनहेंस करेंगे लॉजिस्टिक्स को, स्पेशली ऑफ द कोस्टल एंड शिपिंग वाटरवेज फ्रॉम 6% टू 12%, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो कोस्टल शिपिंग और जो इनलैंड वाटरवेज है केवल अभी 6% है ऑफ द टोटल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसको बढ़ा के 12% तो एटलीस्ट करना है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, जैसे एक डेडिकेटेड आईएमओ सेल बनाएंगे। आईएमओ क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे रिलेटेड जो भी कॉरस्पॉन्डेंस है, उससे रिलेटेड जो भी इंडिया के इंटरेस्ट है, उसके लिए हम एक डेडिकेटेड आईएमओ सेल बनाएंगे ताकि इंडिया की एक ग्लोबल मैरीटाइम जो प्रेजेंस है वो इंश्योर हो सके। क्लियर। तो यही था द मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, ठीक है। इसमें आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ काम का है, तो आगे चल देखो। Green Port Guidelines 2023. So Ministry of Ports, Shipping and Waterways has launched Harit Sagar, the Green Port Guidelines 2023. ठीक है। सो हरित सागर से थोड़ा बहुत लिंक लग जाएगा, कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट फ्रेंडली जो शिपिंग सेक्टर है उसके बारे में फोकस करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे ऑन क्लीन एनर्जी इन पोर्ट ऑपरेशन, डेवलपिंग पोर्ट कैपेबिलिटीज फॉर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ ग्रीन फ्यूल्स। तो ग्रीन फ्यूल्स में क्या क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन अमोनिया है, ग्रीन मिथेनॉल है और इथेनॉल, ठीक है। सो जो जो ग्रीन लग गया मतलब आप ये फ्यूल किसी एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से निकाल रहे हो। जैसे अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन, तो बता सकते हो कैसे निकलेगा ग्रीन हाइड्रोजन? एनी आइडिया? Hydrolysis of water. हाइड्रोलिसिस से तो बनेगा ही हाइड्रोजन, लेकिन उसमें फिर ग्रीन कैसे होगा? Renewable energy. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके थ्रू ये जो कीवर्ड है ग्रीन लगा है। लेट्स से अगर आप इसे फॉसिल फ्यूल वगैरह से यूज करोगे तो फिर वो ब्राउन हाइड्रोजन और वो सब चीजें आ जाती है, राइट। सो यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, इसलिए वी आर सेइंग दैट दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन। सिमिलरली ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मिथेनॉल, ये भी अगेन रिन्यूएबल एनर्जी से बना है, ठीक है। सो इसमें टारगेट्स क्या है कि पोर्ट्स मस्ट एटलीस्ट use 60% of electricity needed via renewable energy by 2030, and by the year 2047 it should use 90% electricity through renewable energy. इसके अलावा एटलीस्ट 1 LNG बंकरिंग स्टेशन बनाएंगे हर पोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, बाकी आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है इन इंडिया अंडर द आईएमओ ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट। तो ये भी अगेन ग्रीन वॉयज प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली जो शिप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इमिट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं, तो उनका जो मूवमेंट है उसमें या उनके जो वर्किंग है उसमें भी पॉल्यूशन का ये जो लेवल है या जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो हम रिड्यूस करें, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट के अंडर भी इंडिया एक पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहा है। क्लियर। So that you should know about the हरित सागर या ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो रेलवे सेफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। सो अभी आपको पता है रिसेंटली 1200 ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी।
राइट. सो उस वजह से ये जो रेलवे सेफ्टी वाला जो इशू है, दिस कम्स इनटू न्यूज, राइट. तो इंडिया का जो रेलवे है दैट इज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क. वी आर जस्ट बिहाइंड यूएस, चाइना एंड रशिया. ठीक है. करंटली हमारा जो ट्रेन रूट है दैट कवर्स अराउंड 67,000 किलोमीटर्स. तो ये चीज पता होना चाहिए कि 4th लार्जेस्ट हमारा रेलवे नेटवर्क है. और डिफरेंट हम लोगों ने सेफ्टी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और ऑपरेशनल लेवल पे अलग अलग चीजें रखी हुई हैं. ठीक है. वी हैव पुट इन सिस्टम्स सो एज टू इंश्योर सेफ्टी नॉट जस्ट इन आवर ऑपरेशन बट एट ऑल्सो एट आवर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल. ठीक है. सो पहले थोड़ा सा इश्यूज देख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है. एक तो रेलवेज के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑपरेटिंग रेशियो बहुत हाई है. ऑपरेटिंग रेशियो मतलब आप जितना इनपुट लगा रहे हो उसके बदले में आपको कितना आउटपुट मिल रहा है. ठीक है. सो इस केस में क्या हो रहा है, अगर इंडियन रेलवेज 107 रुपया डालती है तो उसका जो आउटपुट है वो इंडियन रेलवेज केवल 100 रुपीज मिल रहा है. मतलब वी आर वर्किंग इन सॉर्ट ऑफ लॉस. ठीक है. नेक्स्ट डिरेलमेंट है. बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं जब ट्रेन डिरेल हो जाती है. फिर कंजेशन ऑफ ट्रैक्स है जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो डिले होती हैं, राइट. तो ये थोड़े से इशू हैं. अब ऑपरेशनल सेफ्टी के बारे में बात करते हैं. तो एक सिस्टम है हमारे पास विच इज नोन एज कवच. आई एम श्योर इसके बारे में सभी ने सुना होगा. तो कवच एक एंटी कोलिजन सिस्टम है ताकि जो ट्रेन है उनके बीच में कभी हेड ऑन कोलिजन ना हो. उसके लिए जो कवच है इस सिस्टम को बनाया गया है, उसके बारे में पता होना चाहिए. तो यहाँ पे देख सकते हो कवच इज इंडियाज ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड सिंस 2012, नेम्ड अंडर ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS. और इसको बेसिकली इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया रिसेंटली और इसको नाम रख दिया कवच, विच इन इंग्लिश मीन्स आर्मर. तो याद रखना दिस इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO. ठीक है. सो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है विद सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल ऑफ स्टैंडर्ड 4. ठीक है. तो जो सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 है, मतलब ये जो ट्रेन एंटी कोलिजन जो सिस्टम्स है उसके अंदर भी ये लेवल 4 के ऊपर है. ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी पूरा का पूरा इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है कवच से उसे कवर नहीं किया गया, राइट. जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो शायद बालासोर जैसे ट्रेन एक्सीडेंट ना होते, राइट. सो ये पता होना चाहिए. सो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये जब कोई ट्रेन कोलाइड करने वाली होती है तो वहां पे एक्टिवेट कर देता है ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इफ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन. ठीक है. तो याद रखना प्रिवेंट्स द कोलिशन बिटवीन टू लोकोमोटिव्स इक्विप्ड विद फंक्शनल कवच सिस्टम. दोनों जो ट्रेन है उनके अंदर फंक्शनल कवच सिस्टम होना चाहिए, तभी वो उन दोनों जो लोकोमोटिव्स है उनको टकराने से रोक पाएगा. इसके साथ रिले कर देगा एक SOS मैसेज, मतलब सेव आवर सेल्फ मैसेज भेज देगा, इमरजेंसी मैसेज. और इसकी प्रोबेबिलिटी एरर की इज लेस देन 1 in 10,000 ईयर्स. तो बहुत ही एक हाईली एडवांस सिस्टम हम लोगों ने बनाया है. बट प्रॉब्लम यह है कि अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं किया गया सभी रेलवे सिस्टम्स या रेलवे नेटवर्क के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट देखो, एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है विच इज द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी. तो ये बेसिकली पहले रेलवे इंस्पेक्टरेट था लेकिन बाद में इसका नेम चेंज करके इसे कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी नाम दे दिया गया. अब रेलवे सेफ्टी से आपको पता ही लग गया कि क्या काम करेगा. ये बेसिकली रेलवे की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करेगा. लेकिन इसमें एक कैच है, ये जो रेलवे सेफ्टी है दिस डज नॉट कम अंडर रेलवे मिनिस्ट्री. ये आती है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ये आएगी. और ये रैशनल क्या था, क्यों इसको अलग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया, तो उसके पीछे ये था कि क्योंकि रेलवेज जो है वो पूरा कंसोलिडेटेड अपने आप में एक मिनिस्ट्री है, तो अगर शायद उसको उसके अंडर रख देंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, राइट. फॉर दैट रीजन इसको अलग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर रखा, जो कि जनरली एयरप्लेन्स वगैरह से डील करती है. ठीक है. तो ये चीज पता होना चाहिए. इसके अलावा हम लोग एक नया स्टेप और ले रहे हैं विच इज द फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ लिंक हॉफमैन बस कोचेस. LHB कोचेस आजकल आने लग गए हैं हमारी ट्रेन के अंदर. ठीक है. पहले जो पुराने कोचेस थे दे वर द ओल्डर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोचेस. अब उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह नए और सेफर LHB कोचेस हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर दिए. ठीक है. तो ये चीज पता होना चाहिए. दीज आर सम ऑफ द सिस्टम्स डिप्लॉयड बाय द इंडियन रेलवेज टू इंश्योर रेलवे सेफ्टी. ठीक है.
तो आई डोंट थिंक इसमें और कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम विच इज़ भारत NCAP, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन द सेंस कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दे हैव रोल्ड आउट इंडिजीनियस स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर व्हीकल सेफ्टी इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट, ठीक है। सो अभी क्या होती है, इंडिया के अंदर अपना खुद का कोई सिस्टम नहीं था जहां पे हम गाड़ियों की सेफ्टी को चेक कर सके कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो जो पैसेंजर व्हीकल है वो कितना सेफ होगा, राइट। तो अब हम लोगों ने अपना खुद का एक सिस्टम डिजाइन कर लिया है। अब इंडिया के अंदर ही इनका सर्टिफिकेशन हो सकता है गाड़ियों का, उनकी सेफ्टी सर्टिफिकेशन हो सकती है। पहले इन्हें इंडिया से बाहर अपनी गाड़ियों को भेजना पड़ता था सो एज टू चेक कि कितनी वो गाड़ी जो है वो सेफ है, राइट। अब ये जो सेफ्टी होती है ये बेसिकली कस्टमर प्रेफरेंस होती है, राइट। गवर्नमेंट नहीं बोलती कि आप इतना सेफ स्टैंडर्ड रखो, जो कंज्यूमर है उसको बेसिकली डिसाइड करना है कि उसे कितना सेफ गाड़ी चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर ज्यादा स्टार रेटिंग है तो वहां पे उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कैश है वो भी देना पड़ेगा, बिकॉज ही इज गेटिंग द एडवांटेज ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस विल एनेबल इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स टू गेट देयर व्हीकल टेस्टेड एंड इवैल्यूएटेड ऑन अ 5 स्टार रेटिंग स्केल। तो ये पता होना चाहिए इंडिया का ये जो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है इसके ऊपर भी अगेन आपको 5 स्टार की एक रेटिंग मिलेगी एज पर द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197, ठीक है। सो ये जो NCAP इंडिया का जो प्रोग्राम है, दिस हैज बीन मॉडल्ड ऑन द ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सो इसके बेसिस पे हम लोगों ने इंडिया का ये जो NCAP प्रोग्राम है इसको डिजाइन किया है। अब ये चीज पता होनी चाहिए किस किस पे एप्लीकेबल होगा। दिस विल अप्लाई टू पैसेंजर व्हीकल्स विद नॉट मोर देन 8 सीट्स इन एडिशन टू द ड्राइवर, ठीक है। तो 8+1 सीट मतलब लार्जली हम बोल सकते हैं एक SUV वाला जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उससे ज्यादा बड़ा जो गाड़ी है उस पर नहीं लगेगा ये, ठीक है। तो SUV से नीचे नीचे जो गाड़ीज हैं उनके ऊपर लगेगा विद ग्रॉस व्हीकल वेट नॉट एक्सीडिंग 3500 kgs, ठीक है। जो कि या तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या फिर इंडिया के अंदर सेल हो रहे हैं, तो उनके ऊपर ये भारत NCAP जो है ये लगेगा। तो जब एक इंडियन स्टैंडर्ड रहेगा तो उससे बाकी सबको कंपेयर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी बट अगेन वो ज्यादा काम की नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये भारत NCAP है, दिस हैज बीन मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। और इसमें मैक्सिमम जो पैसेंजर व्हीकल की जो कैपेसिटी है दैट शुड बी नॉट मोर देन 8+1। 8+1 मतलब 8 तो पैसेंजर्स हो गए और एक ड्राइवर हो गए, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। अब इसमें इवेलुएट करेंगे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, मतलब अगर जो एडल्ट है उनकी कितनी प्रोटेक्शन है, कोई चाइल्ड है तो उसकी कितनी प्रोटेक्शन है, और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो अलग अलग टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का सीट बेल्ट हो गया, राइट, या गाड़ी के जो एयर बैग्स हो गए, तो वो सब की भी टेस्टिंग इसके थ्रू हो जाएगी। अब ये याद रखना, ये जो टेस्टिंग है दिस वुड बी वॉलेंट्री, मतलब कंपनी से आती है तो वो अपने आप को जाके यहाँ पे टेस्ट करवा सकती है। एंड द भारत NCAP टीम विल पिक अप अ बेस वेरिएंट ऑफ द मॉडल थ्रू रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी वाले आकर बोलेंगे बस यही गाड़ी टेस्ट करो, क्योंकि उसमें वो क्या कर सकते हैं, कई बार जानबूझ के कोई बढ़िया सी गाड़ी आपको दे देंगे टेस्ट करने के लिए, जबकि बाकी जो गाड़ियां नॉर्मल मार्केट में जो सेल कर होंगे वो बेकार होगी, ठीक है। सो यहाँ पे NCAP की जो भारत NCAP की जो टीम है वो रैंडमली जाएगी, बेस वेरिएंट में से कोई भी जो गाड़ी उनको लगती है एक रैंडमली गाड़ी उठा के लाएगी और उसको चेक कर लेगी और उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो याद रखना, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज मैंडेटेड विद टेस्टिंग व्हीकल्स अंडर इट्स लेबोरेटरी एट पुणे एंड चाकन, ठीक है। सो ये भारत NCAP का जो टेस्टिंग होगा दिस विल हैपन एट 2 प्लेसेस ओनली, पुणे एंड चाकन। और कौन कर रहा है इसको मैनेज, तो ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसको मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, क्लियर। कोई डाउट है इतने पार्ट में? नो सर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक एडिशनल चीज देख लेना, डाकर डिक्लेरेशन। डाकर डिक्लेरेशन किस चीज के बारे में? सो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है सो एज टू इंश्योर रोड सेफ्टी, ठीक है। तो 21 अफ्रीकन कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया था कि हम जो है अपने जो कंट्री है अफ्रीका जो है उसके अंदर जो रोड एक्सीडेंट्स है उसको डिक्रीज कर देंगे बाय 50%, बट अगेन नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। इतना आई डोंट थिंक डिटेल में पूछेगा।
आगे चलते हैं फिर। देखो नेक्स्ट, फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, दे हैव प्रेजेंटेड द 352nd रिपोर्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन कंट्री। ठीक है, तो हमारे कंट्री के अंदर जो पोर्ट्स है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मेजर पोर्ट्स जो है दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनियन लिस्ट, मतलब लिस्ट 1 अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जो माइनर पोर्ट्स होंगे वो किसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं? दे फॉल अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट मैरीटाइम बोर्ड एंड फॉल इन द कंकरेंट लिस्ट, मतलब वहां पे जो पावर है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का एक साथ उनके ऊपर लगेगा। राइट, तो अपने को पता होना चाहिए इंडिया में कौन कौन से पहले तो मेजर पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख लो, कांडला पोर्ट हो गया, राइट, जिसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारे पास मुंबई के अंदर दो पोर्ट्स है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जीएनपीटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पोर्ट है हमारा वो है गोवा में, मार्मोगोवा। फिर कर्नाटका में फिफ्थ पोर्ट है हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट। फिर केरला में कोच्चि के अंदर है हमारे पास अपना जो सिक्स पोर्ट है। उसके बाद हमारे पास तमिलनाडु में ट्यूटिकोरिन पोर्ट है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट है। इसके अलावा चेन्नई और एन्नोरिया कामराजार पोर्ट है। फिर एपी के अंदर हमारे पास विशाखापट्टनम है। देन इन ओडिशा पारादीप, और फिर कैलकाटा के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर कैलकाटा हमारे पास पोर्ट है। ठीक है, सो ये हमारी कंट्री के मेजर पोर्ट है। सभी का लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। राइट, कभी कभी इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए दैट दीज आर ऑल द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो देर आर 12 गवर्नमेंट ओन्ड मेजर पोर्ट्स, 6 ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड 6 ऑन द वेस्ट कोस्ट। फिर हम लोगों ने एक मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बनाया था 2021 में, और इंडिया पोर्ट्स एक्ट जो था वो बेसिकली दो प्रिंसिपल लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। राइट, अब पोर्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स अपने को पता होनी चाहिए, जैसे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का क्या मतलब है कि लेट्स से इंडिया के अंदर कोई शिप एंटर करता है पोर्ट्स के ऊपर, उसको वहां पे सामान ऑफलोड करने और फिर सामान वापस ऑनलोड करने में और वापस जाने में कितना टाइम लगता है, इसको हम टर्न अराउंड बोलते हैं। कि कोई शिप आया और उसको वापस जाने में कितना टाइम लगा, उसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। तो इनिशियली क्योंकि बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म था इंडिया के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उस कारण जो टर्न अराउंड टाइम था अराउंड 13-14, इट वाज 94 आवर्स। ठीक है, 94 आवर्स मतलब रफली 3 दिन तक एक शिप को खड़ा रहना पड़ता था। बट अब ये जो टाइम है ये कम होके 52 आवर्स पे आ चुका है, बिकॉज हम लोगों ने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बहुत सारे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना दिए ताकि पोर्ट्स या जो शिप्स हैं फटाफट अपना सामान ऑफलोड करें और वापस से अपना जो ट्रांसपोर्ट है उस पर निकल जाए। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रैफिक है, क्योंकि हमारे पास पोर्ट्स जो है वो कम है कंपैरेटिवली, एज इफ वी कंपेयर देम टू कंट्री लाइक चाइना या यूएस, उनके पास पोर्ट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमारी कंट्री पे ट्रैफिक भी एक मेजर इशू रहता है। राइट, इसके अलावा जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी थी वो भी काफी स्टेडीली इंक्रीज करी है। नेक्स्ट, हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है, राइट, मतलब कितना जो आप इनपुट डाल रहे हो उसके बदले आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, वो इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में। क्लियर, ये सब चीजें जो कि अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रही है, जैसे हम लोगों ने एक रियल टाइम ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है कॉल्ड समुद्र सेतु ऐप। ठीक है, सो इससे बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने एक सागर मंथन डैशबोर्ड क्रिएट किया, जिससे पूरा का पूरा ये जो शिपिंग सेक्टर है, ये जो पोर्ट सेक्टर है, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सागर उन्नति नाम का एक हम लोगों ने डैशबोर्ड क्रिएट किया है फॉर मॉनिटरिंग ऑल द मेजर पोर्ट्स की परफॉर्मेंसेस इंक्लूडिंग द टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो आपको ये सारे इनिशिएटिव पता होना चाहिए, सागर मंथन डैशबोर्ड, सागर सेतु ऐप और सागर उन्नति। ये मोर और लेस मैरीटाइम या जो पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसके टर्न अराउंड टाइम से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट्स कहाँ पे है, तो दैट इज इन कैलकाटा, ऑल्सो नोन एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो याद रखना, दिस इज द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, मुंबई का जो पोर्ट है दैट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर इन इंडिया। फिर उसके बाद जो कामराज पोर्ट है या एनोर पोर्ट है इन तमिलनाडु,
इज द ओनली कॉर्पोरेटाइज पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। ठीक है, बाकी सारी जो है वो या तो ट्रस्ट या और किसी लीगल एंटिटी के फॉर्म में एस्टेब्लिश हुए हैं, बट जो कॉर्पोरेटाइज है वो केवल कामराजार जो पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, सिर्फ वही कॉर्पोरेटाइज है। क्लियर? सो विद दैट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस वाला जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। ये पार्ट में कोई एडिशन किसी को करना है तो बताइए। अभी बन रहा है ना, नया मेजर बोर्ड बन रहा है, वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में ऑन बोर्ड? महाराष्ट्र। अरे तो ये पता होना चाहिए रीजन क्या था, क्योंकि जो जेएनपीटी पोर्ट है ना उस पर ट्रैफिक बहुत बड़ा है, फॉर दैट रीजन उस पे से ट्रैफिक को कम करने के लिए हम लोग बना रहे हैं। ठीक है सर और इन कुछ एडिशन विजिंजम इट विल बी अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है विजिंजम केरला में। बन रहा है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंडिया डू नॉट हैव अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अच्छा कूल है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये भी याद रख लेना, राइटिंग दिस डाउन। स्पेलिंग है VIZNJM, विजिंजम पोर्ट, केरला में होगा ये, एंड दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, और कोई एडिशन किसी का? सर एक मुन्ना पोर्ट जो है अडानी पोर्ट्स का, वो भी प्राइवेट सेक्टर में तो हो गया। हाँ लेकिन मेजर पोर्ट्स की बात करें ना हम लोग, वो मुंद्रा पोर्ट है। ठीक है, हाँ सो वो अच्छा। प्राइवेट पोर्ट है, बट आई डोंट थिंक वो शायद मेजर में आता है क्या मेजर में? नहीं सर। बट एडिशनल फैक्ट्स याद रख लेना, मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट एंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट। और कौन से वाटर बॉडी में खुलता है, आइडिया है किसी को? ऑफ कच्छ। करेक्ट, गल्फ ऑफ कच्छ में खुलता है। ठीक है, सो ये सारी डिटेल्स है जो आपको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अभी के लिए गाइस यहीं एंड करते हैं, सर और तो नहीं है ना एक किसी को कुछ एडिशन? चलो गाइस ठीक है, फिर अभी एंड करें, 9:30 पे आपका वो वाला रहेगा, हाँ सिगरेट का क्लास, मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।